Hello friends, welcome you online BA classes. दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य के लिए, जिसमें कि आपको 80 क्वेश्चंस को कलेक्ट करके मैं देने वाला हूं, जिसमें कि प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चंस लाए गए हैं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार पूरी ही तरह से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो एक एक करके प्रत्येक क्वेश्चंस को यानी 80 क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। ये आपके एग्जाम के लिए प्लस जो है कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। मित्रों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिया गया है इसमें भक्ति काल की प्रमुख काव्य शाखाएं कौन सी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भक्त काल की प्रमुख काव्य शाखाएं कौन सी हैं। तो इसका आंसर होगा संत काव्य शाखा। ये जो पहली शाखा बताई गई इसमें संत काव्य शाखा, दूसरी है सूफी काव्य और तीसरा है राम काव्य शाखा और चौथा पॉइंट होगा कृष्ण काव्य शाखा। यानी कि इसको हम 4 शाखाओं में बांटे हैं। भक्ति काल की प्रमुख जो काव्य शाखाएं हैं उसको हम 4 भागों में बांटते हैं, 4 शाखाओं में विभाजित करते हैं। मित्रों, इसको पूरी तरह से आपको समझ लेना है। इसके पश्चात आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, भक्ति काल की 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भक्ति काल की प्रमुख 3 जो विशेषताएं हैं उसमें आपको मिलेगा। पहला जो है भक्ति का प्राधान्य, यानी भक्ति का प्राधान्य पाया जाता है। दूसरा है आदर्श एवं सुधारवादी मनोवृत्ति पाई जाती है। और तीसरा पॉइंट जो है गुरु की महत्ता। यानी कि 3 बिंदु के अंतर्गत हम इसकी विशेषताओं को जानेंगे मित्रों, जो कि भक्ति काल की 3 विशेषताओं के रूप में आपके समक्ष है। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है रीत काल में काव्य की कितनी धाराएं प्रस्फुटित हुई। यानी कि रीत काल में काव्य की कितनी धाराएं प्रस्फुटित हुई, इसको आपको बताना है। तो इसमें आप समझेंगे कि 3 धाराएं प्रस्फुटित हुई, जिसमें कि पहला है रीतबद्ध, दूसरा है रीत सिद्धि और तीसरा है रीत मुक्ति। तो ये तीनों हमें पूरी तरह से समझ लेना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि रीत काल में काव्य की कितनी धाराएं प्रस्फुटित हुई हैं। तो आपको 3 धाराओं के नाम बताने हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4, रीत काल के 5 प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में ही इस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे मित्रों। जैसे कि रीत काल के 5 प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख करना है। तो इसमें पहला नाम आता है केशवदास, दूसरा है भूषण, तीसरा है चिंतामणि और चौथा नाम है देव और 5वां नाम है बिहारी जी का। तो इस तरह से 5 नाम को आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पुष्टि मार्ग कितने प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के विषय में क्वेश्चन किया जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे पहला पॉइंट मर्यादा युक्त, यानी कि मर्यादा युष्टि, और दूसरा है प्रवाह युष्टि, और तीसरा है पुष्टि, यानी कि मर्यादा पुष्टि से संबंधित है। दूसरा है प्रवाह पुष्टि और तीसरा है पुष्टि, और चौथा पॉइंट है शुद्धि पुष्टि, यानी शुद्ध पुष्टि के रूप में। तो पुष्टि मार्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें आपको 4 के नाम बताने हैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अष्टछाप कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। यानी अष्टछाप कवियों का नाम उल्लेख करना है, जिसमें 8 कवियों के नाम आपको लिखने होते हैं मित्रों। तो पहला है कुंभन दास, दूसरा है सूरदास और तीसरा पॉइंट है परमानंद दास, और चौथे में आपको लिखना है कृष्णदास, और 5वें पे गोविंद दास, तथा 6वें बिंदु पर लिखना है नंद दास, और 7वें पॉइंट में आपको लिखा है छीत स्वामी, यानी छीत स्वामी का नाम लिया जा रहा है इसमें। तो छीत स्वामी का नाम आपको लिखना है मित्रों। इसके पश्चात आपको 8वें बिंदु पर चतुर्भुज दास का नाम बताना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। इसके पश्चात आप देखें क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसको माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है मित्रों। पूरी तरह से आपको लर्न रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारतेंदु युग के प्रगतिशील कवियों के नाम लिखिए। यानी भारतेंदु युग के जो प्रगतिशील कवि हैं उनके आपको नाम बता देने हैं। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम पहले लिया जा रहा है, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र जी का, और तीसरे पर आप बालकृष्ण भट्ट का नाम लिखेंगे, और चौथे पॉइंट पर बाल मुकुंद गुप्त, और 5वें पॉइंट पे श्रीधर पाठक, और चौथे पॉइंट पे
चौधरी बद्री नारायण प्रेम का नाम, और इसके पश्चात राधा चरण गोस्वामी आदि के नाम लिखे जाएंगे। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हुए हैं उनके नाम बताने हैं। तो इसमें पहला नाम आता है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का, और उसके पश्चात गोपाल शरण सिंह, और इसके पश्चात जो है गिरधर दास, यानी कि इसमें जो नाम आ रहा है गिरधर शर्मा जी का। इसके पश्चात लोचन प्रसाद पांडे और पंडित रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, बाल मुकुंद गुप्त तथा श्रीधर पाठक आदि के नाम इसमें उल्लेखनीय हैं मित्रों, जो कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के रूप में जाने जाते हैं। अब आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा द्विवेदी युग का नामकरण किसने द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसको आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया था। तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। इसको आपको नहीं भूलना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, छायावाद की 5 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। यानी छायावाद की जो 5 प्रवृत्तियां हैं, जिसको हम विशेषताएं भी कहते हैं, इसको आपको बताना है। तो देखेंगे, पहला वैयक्तिक अभिव्यक्ति पर जोर दिया गया इसमें, और दूसरा है प्रकृति चित्रण की नूतन आयाम बताया गया, और तीसरे पॉइंट में स्वर में वेदना, और 5 का प्रधान उसमें पाया जाता है, स्वर में वेदना पाई जाती है, राष्ट्रीय भावना का उफान इसमें मिलता है, और 5वें पॉइंट में आपको रहस्यवाद की अभिव्यक्ति इसमें की जाती है। तो छायावाद की 5 प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं यदि आपसे पूछा जाए तो इन्हीं 5 को आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, छायावाद की चतुष्टयी का क्या अर्थ है। चतुष्टयी के अर्थ को आपको बताना है। तो 4 प्रमुख कवियों के नाम से है इसका। जब चतुष्टयी शब्द आता है तो चतुष्टयी का मतलब 4 प्रमुख कवियों के नाम इसमें लिए जाते हैं मित्रों। इसमें पंत, निराला, प्रसाद और जो है महादेवी वर्मा जी का नाम, यानी 4 नाम इसमें लिए गए हैं, जिसमें कि पंत जी का यानी सुमित्रानंद पंत का, और निराला जी का, उसके और प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी का, और उसके बाद जो है महादेवी वर्मा जी का नाम, यानी कि 4 नेम आपको बताने होंगे इसमें। यदि आपको छायावाद की चतुष्टयी का क्या अर्थ है ये क्वेश्चन किया जाता है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें आपको तो देखेंगे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताओं के विषय में पूछा जा रहा है। तो इसमें पूंजीवाद, साम्राज्यवाद का विरोध, यथार्थवादी दृष्टिकोण, वैयक्तिकता की प्रधानता, अंतर्राष्ट्रीय मतवादी दृष्टिकोण इसमें पाए जाते हैं, धर्म और ईश्वर का विरोध, प्रेम के संबंध में स्वस्थ दृष्टि, नारी के प्रति नूतन दृष्टि, और ये जो है परंपरा और पुरातनता के ध्वंस की कामना, और स्वदेश लेखन, और इसके पश्चात जो है शिल्पगत नवीनता, यानी शिल्पगत नवीनता इसमें पाई जाती है। तो ये आपको बताना है। जो प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इन सारी विशेषताओं को ही आपको लिख देना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 14, प्रयोगवाद का जन्म किसके विरोध से हुए। यानी प्रयोगवाद का जन्म जो हुआ वो किसके विरोध से हुआ मित्रों। तो प्रयोगवाद का जन्म छायावाद की अतिशय अशारीरिक कल्पना, सूक्ष्मतावादी सौंदर्य बोध एवं एकांगिता के विरोध से हुआ। यानी कि इसमें प्रयोगवाद जो किया गया, प्रयोगवाद का जन्म से संबंधित जो विरोध पूछा जा रहा है, तो इसमें प्रयोगवाद का जन्म छायावाद की अतिशय अशारीरिक कल्पना, जो बिना देखे सुने हुए ही उसकी कल्पनाएं कर डालते थे कभी, और उसका वर्णन करते थे। सौंदर्य के बोधा एवं एकांगिता के विरोध में, जो सौंदर्य के बोध और एकांगिता के विरोध में जो है इसका प्रयोग किया गया है। प्रयोगवाद के जन्म किसके विरोध में से हुआ, तो ये आपको पूरी तरह से लिखना है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में
पूछा जा रहा है प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रयोगवाद का प्रवर्तक आपको बता देना है। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक का सच्चा श्रेय अज्ञेय जी को दिया जाता है मित्रों, यानी अज्ञेय को दिया जाता है। इसको आपको पूरी तरह से समझ करके लिख लेना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 16, प्रयोगवाद से के प्रमुख कवियों का नामोल्लेख कीजिए। प्रमुख कवि जो इसमें हुए हैं इनके नाम को आपको बता देना है। तो प्रयोगवाद के प्रमुख कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का नाम लिया जा रहा है अज्ञेय का। इसके पश्चात डॉक्टर राम विलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर जी का, डॉक्टर प्रभाकर माचवे और नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल और मुक्तिबोध, राम शेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय आदि के नाम इसमें लिए जाते हैं, जो प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों के रूप में जाने जाते हैं मित्रों। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को बताइए, यानी जो नई कविता है उसकी प्रमुख प्रवृत्ति के विषय में आपको बताना है। तो इसमें देखेंगे लघुमानस की प्रतिष्ठ, वैयक्तिकता, यथार्मुकता, आस्थावादिता, नारी का स्वास्थ्य रूपांकन, नारी का स्वस्थ रूपांकन इसमें किया जाता है, राजनीतिक संलग्नता, आध्यात्मिकता का परिहास, अस्तित्ववादी दर्शन की अभिव्यक्ति की जाती है, शैली में प्रवाह महता रहती है, अभिव्यक्ति में विविधता रहती है, नूतन अप्रस्तुत विधान, छंदबंध मुक्तता और गद्यात्मकता। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। नई कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं होती हैं उनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है छायावादी काव्य की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए, यानी छायावादी काव्य की प्रमुख 3 विशेषताएं आपको बता देना है। तो श्रेय एवं सौंदर्य का निरूपण पहला पॉइंट, दूसरे में वेदन एवं निराशा की भावना, यानी कि वेदना एवं निराशा की भावना, और नारी के गरिमा में स्वरूप का चित्रण। तो ये 3 पॉइंट आपको पूरी तरह से लिखना है छायावादी काव्य की। जब विशेषता आपसे पूछी जाए किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में तो आप लिख सकते हैं पूरी तरह से। अब आप देखेंगे इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 19, नई कविता के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नई कविता जो कविताएं लिखी गई, नई कविता के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो इसमें पहला नाम आता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का, जिसको कि आप पूरी तरह से अवगत हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का नाम आता है मित्रों, राम शेर बहादुर सिंह का नाम आता है, वीरेंद्र कुमार जैन, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती। इन कवियों को जो है नई कविता के प्रमुख कवि के रूप में जाना जाता है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, नवगीत का नामोल्लेख एवं प्रथम किसने और कब किया, यानी नवगीत जो होता है, नवगीत नए गायन, तो उसका नामोल्लेख सर्वप्रथम किसने और कब किया बताना है आपको। तो नवगीत का नामोल्लेख सर्वप्रथम राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने किया, यानी राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने नवगीत का नामोल्लेख किया। और इन्होंने कब किया, तो 1958 ईस्वी में गीतांगिनी में किया। 1958 में गीतांगिनी में इन्होंने इसका उल्लेख किया है मित्रों। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है विद्यापति किस राजा के दरबार में थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्यापति किस राजा के दरबार में थे मित्रों। तो आपको नहीं भूलना है कि विद्यापति राजा शिव सिंह के दरबार में थे। राजा का नाम क्या था, राजा शिव सिंह, यानी राजा शिव सिंह के दरबार में थे विद्यापति जी। जब आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आपको ये नहीं भूलना है कि शिव सिंह के दरबार में ये थे। अब अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने और क्यों दी। अभिनव जयदेव की उपाधि इनको मिली थी विद्यापति जी को। तो इसको आप समझेंगे राजा शिव सिंह ने प्रदान की, यानी इनकी उपाधि जो थी विद्यापति को अभिनव की जो उपाधि प्रदान की गई, अभिनव जयदेव की उपाधि जो प्रदान की गई, ये किसके द्वारा प्रदान की गई, राजा शिव सिंह के द्वारा। क्योंकि राजा शिव सिंह के ही दरबार में कवि थे मित्रों। क्योंकि विद्यापति राजा शिव सिंह को यवनेश्वर से मुक्त कराने के लिए दिल्ली गए और सुल्तान को प्रसन्न किया। यानी कि एक बार राजा
शिव सिंह जो है यवनेश्वरों के हाथों में चले गए थे, उनको बंदी बना लिया गया था। यवनेश्वरों ने तो उनसे मुक्त कराने के लिए इनको दिल्ली जाना पड़ा था कि इनको विद्यापति जी को, और वहीं पर वो सुल्तान जो था वो प्रसन्न हुआ विद्यापति जी पर, और प्रसन्न होकर के उसने जो है उनको छोड़ दिया था, किनको, शिव सिंह जी को। तो ये आपको पूरी तरह से समझना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 23, विद्यापति के प्रमुख आश्रयदाताओं का नाम उल्लेख कीजिए। विद्यापति के जो प्रमुख आश्रयदाता थे उनके नाम को बताना है। उसमें है कीर्ति सिंह, देव सिंह, शिव सिंह एवं विश्वास देवी, ये 4 नाम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, सूरसागर का वर्ण विषय क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन किए जाते हैं, तो पूरी ही तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब आपको बताना है कृष्ण लीला, यानी सूरसागर का वर्ण विषय जो है वो क्या है, कृष्ण लीला है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, सूरसागर पर किस ग्रंथ का प्रभाव है। तो श्रीमद् भागवत का, यानी श्रीमद् भागवत का प्रभाव पूरी तरह से सूरसागर पर दिखाई पड़ता है मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, सूरसागर में किस भाषा तथा शैली का प्रयोग है। तो सूरसागर में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है तथा पद शैली का प्रयोग मिलता है। ब्रज भाषा है और पद शैली इसमें मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 27, सूर के दीक्षा गुरु कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सूर के दीक्षा गुरु को बताया गया मित्रों वल्लभाचार्य जी, यानी वल्लभाचार्य जी सूर के दीक्षा गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 28, सूर की किन रचनाओं की प्रमाणिकता संदिग्ध है। कौन सी रचना ऐसी सूरदास जी की है जो प्रमाणिकता के घेरे में पड़ी हुई है मित्रों। तो इसमें देखेंगे अप्रमाणिकता के घेरे में, तो इसमें है सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 2 पुस्तकें हैं, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये जो है सूर की रचनाओं की प्रमाणिकता के संदिग्ध के घेरे में पड़ी हुई हैं। इसके पश्चात देखें क्वेश्चन नंबर 29, सूर भक्ति काल की किस शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। तो सूरदास जी सगुण धारा के किस आश्रय शाखा के कवि हैं, यानी सगुण धारा की कृष्ण आश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं सूरदास जी। ये हमें पूरी तरह से लर्न रखना है। अब इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, सूर की भक्ति किस प्रकार की है। तो सूर की भक्ति सख्य भाव, हमको कभी नहीं भूलना है, सख्य भाव की भक्ति इन्होंने की है कृष्ण के प्रति मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 31, सूर सागर में कितने स्कंद हैं। भ्रमर गीत सूर सागर के किस स्कंद से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें सूर सागर में 12 स्कंद बताए गए हैं, यानी 12 स्कंद हैं सूर सागर में मित्रों, और भ्रमर गीत जो है वो 10वें स्कंद से संबंधित है। जब भ्रमर गीत की बात आती है तो 10वें स्कंद में भ्रमर गीत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32, सूर की रचनाओं के नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सूर की रचनाओं में सबसे पहली रचना है सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ये 3 रचनाएं प्रमुख रूप से सूरदास जी की हैं मित्रों। अब हम इसके पश्चात आपको क्वेश्चन नंबर 33 की ओर ले चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आप देखेंगे, सूर की अपनी किस रचना के कारण प्रसिद्धि मिली, यानी सूर को अपनी किस रचना के कारण प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो सूर सागर के कारण मित्रों। पूरी तरह से आपको जानना है कि सूर सागर के कारण जो है सूरदास जी को एक अपनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, लोग उनको बहुत ज़्यादा जानने लगे, विश्वविख्यात हुए, तो सूर सागर की वजह से। अब आपको क्वेश्चन नंबर 34 देखना है। इसमें पूछा जा रहा है, तुलसीदास की कौन सी रचना विश्वविख्यात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी कवियों पर क्वेश्चंस और काल विभाजन यानी काव्य के अंतर्गत जितने साहित्य के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं सारे क्वेश्चंस को इसमें समेटा गया है मित्रों, और पूरी ही तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो देखेंगे तुलसीदास की कौन सी रचना विश्वविख्यात है। तो इसमें आपको बताना है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है विश्वविख्यात रचना है तुलसीदास जी की। क्वेश्चन नंबर 35, रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है। बहुत ही इजी, परंतु बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, यदि आप नहीं समझेंगे मित्रों तो ये लिखा गया है दोहा चौपाई के रूप में। दोहा और चौपाई शैली में ये लिखा गया है। रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया, तो आपको बता देना है दोहा चौपाई शैली में ये लिखा गया है। इसके पश्चात रामचरितमानस में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। छात्र पढ़ा लिख देते हैं हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया।
जो है अवधी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है, जो कि हिंदी भाषा में ही अवधी भाषा आ रही है मित्रों, तो अवधी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। सूरदास की भाषा इसमें जो है सूर सागर में जो देखा जाएगा तो उसमें जो है ब्रज भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, जो कि रामचरितमानस में आपको मिल रहा है। इसके पश्चात आप देखेंगे मित्रों अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कबीर भक्ति काल की किस भाषा के प्रतिनिध कवि हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कबीर भक्ति काल की किस शाखा के प्रतिनिध कवि कहे गए हैं, तो इसमें आपको बताना है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, यानी निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कहे गए हैं कबीरदास जी मित्रों। क्वेश्चन नंबर 38, कबीर की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो कबीर की प्रमुख रचनाएं हैं साखी, दूसरा है सबद और तीसरा है रमैनी, यानी साखी सबद रमैनी 3 रचनाओं को कबीरदास जी ने किया मित्रों। विशेष रूप से इसको जाना जाता है साखी सबद और रमैनी को। इसके पश्चात 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कबीर की रचनाओं के संग्रह का नाम बताओ। कबीर की रचनाओं के संग्रह के विषय में बताना है, तो इनकी संग्रह का नाम है क्या है, बीजक। इसको हम बीजक के नाम से जानते हैं, कभी नहीं भूलना है आपको मित्रों, ये बीजक नाम से जाना जाता है, जो कि कबीर की रचनाओं का की जो संग्रह है उस संग्रह को बीजक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कबीर का जन्म कब हुआ। तो कबीर का जन्म आपको बता देना है 1455, यानी 1455 ईस्वी में कबीरदास जी का जन्म हुआ, ये आपको लिखना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे, इसमें आपको कबीर का पालन पोषण किसने किया। तो आपको बताना है नीरू और नीमा नामक जुलाहे परिवार ने, यानी नीरू और नीमा नामक जुलाहे परिवार ने कबीरदास जी का पालन पोषण किया मित्रों। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंतर्गत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, क्योंकि विकल्प के रूप में जो 3 ऑप्शन दिए जाएंगे 4 ऑप्शन में, तो 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन करेक्ट है उसको मैं बता दे रहा हूं मित्रों। जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा 3, उसको आप पूरी तरह से समझ जाएंगे, जो करेक्ट ऑप्शन आप जान जाएंगे तो 3 4 जो है इनकरेक्ट ऑप्शन को आप पूरी तरह से कर पाएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा वीडियो बन रहा है, जिसमें कि 18 क्वेश्चंस को समावेशित किया गया है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, केशव किस प्रकार के कवि थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो केशव मूलतः अलंकारवादी कवि थे। कैसे कवि थे, अलंकारवादी आपको बता देना है, ये ध्यान रखना है कि केशवदास अलंकारवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, किस कवि को हृदयहीन कवि कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, तो हृदयहीन कवि की संज्ञा प्रदान की गई किसको, केशवदास जी को मित्रों, यानी केशवदास जी को हृदयहीन कवि कहा गया। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा जा रहा है केशव की रचनाओं का नाम लिखिए। केशव की रचना के विषय में पूछा जा रहा है, इनके नाम को पूछा जा रहा है, कौन कौन सी रचना केशवदास जी ने की। तो आपको बता देना है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, वीर सिंह, देवचरित, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाला आदि की रचनाएं केशवदास जी ने किया है मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 45, बिहारी हिंदी से अलग किस विज्ञान के ज्ञाता थे। यानी हिंदी के अलावा जो हिंदी भाषा है उसके अलावा एक किस विज्ञान के ज्ञाता थे, और उनको किसके बारे में विशेष ज्ञान था मित्रों। तो आपको बताना है गणित ज्ञान, और दूसरा है ज्योतिष ज्ञान, यानी गणित और ज्योतिष का ज्ञान भी था किनको, बिहारी जी को मित्रों। इसके पश्चात आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, या किसकी उक्ति है। इसको किसने कहा है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। तो आपको नहीं भूलना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस बात को कहा था मित्रों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन था कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, तभी से ये उक्ति चरित्रार्थ होती आ रही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, घनानंद। अब घनानंद से संबंधित क्वेश्चन हो रहा है मित्रों, प्रत्येक कवि से संबंधित क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, तथा हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूरी तरह से मिलेंगे। घनानंद का संबंध रीत काल की किस काव्य धारा से है। तो रीत स्वच्छंद काव्य धारा से है, इसको आपको लिखना है, रीत स्वच्छंद काव्य धारा से। 48 क्वेश्चन देखेंगे, घनानंद किस सम्राट के दरबार में मीर मुंशी थे। तो आपको बताना है मोहम्मद शाह रंगीले, यानी मोहम्मद शाह रंगीले के नाम आप सुने होंगे इतिहास में। तो मोहम्मद शाह रंगीले के ये दरबार में एक मीर मुंशी का कार्य कर रहे थे मित्रों।
9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षा ली थी? घनानंद ने किस संप्रदाय में दीक्षा लिया था? तो आपको बताना है निम्बार्क संप्रदाय। क्या नाम था उसका? निम्बार्क संप्रदाय में इन्होंने दीक्षा ली थी। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, घनानंद ने प्रेम मार्ग को कैसा बताया? तो घनानंद ने जी ने प्रेम मार्ग को अत्यंत सीधा बताया। क्या बताया? अत्यंत सीधा। ये प्रेम मार्ग को कैसा बताया इन्होंने? बहुत ही सीधा बताया। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, घनानंद की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो घनानंद की सबसे प्रसिद्ध रचना है सुजान हित, जो कि आपके कोर्स में है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आप इसको पढ़ चुके हैं मित्रों, पढ़ भी रहे हैं। तो सुजान हित जो है घनानंद की सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 52 की ओर ले चल रहा हूं। घनानंद की कविता का वर्ण विषय क्या है? घनानंद की कविता का वर्ण विषय बताना है। तो प्रेम की पीर, प्रेम की पीर इसका वर्ण विषय है। और क्वेश्चन नंबर 53, प्रसाद को किस काव्य कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला? यानी मंगला प्रसाद जो पारितोषिक होता है ये साहित्य के लिए दिया जाता है मित्रों, तो इसमें किस काव्य कृति पर इनको प्राप्त हुआ? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक कामायनी महाकाव्य पर, यानी कामायनी महाकाव्य पर प्रसाद जी को मिला था। कामायनी महाकाव्य की रचना की थी उन्होंने, तो इन पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। तो इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 54, प्रसाद की रचना कामायनी में कितने सर्ग हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रसाद की कृति कामायनी में 15 सर्ग हैं। नहीं भूलना है आपको, 15 सर्ग इसमें पूरी तरह से आपको मिलेंगे। इसके पश्चात 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कामायनी के प्रथम और अंतिम सर्ग का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता एवं अंतिम सर्ग का नाम अनिंद है। यानी प्रथम सर्ग का नाम क्या है? चिंता, और दूसरे सर्ग का नाम क्या है? अनिंद। तो दोनों चीजें हमको नहीं भूलना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा जा रहा है, आपके पाठ्यक्रम में कामायनी का कौन सा सर्ग संकलित है? तो जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य में आप पढ़ते हैं, तो आपके कोर्स में जो चीजें हैं उसको पूछा जा रहा है कि हमारे पाठ्यक्रम में कामायनी का श्रद्धा सर्ग संकलित है। यानी कामायनी का श्रद्धा सर्ग संकलित किया गया है, जो कि श्रद्धा सर्ग आप हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, इंटर में भी पढ़ते हैं, और बीए फर्स्ट सेमेस्टर में भी श्रद्धा सर्ग है, आपके कोर्स में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, किस आलोचक ने पंत को सुंदर का कवि माना है? यानी सुंदर का कवि माना है मित्रों, किस आलोचक ने? तो डॉक्टर नागेंद्र ने माना है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58, पंत जी की किस कृति पर तथा कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो पंत जी की किस कृति पर और कब मिला, इसको आपको बताना है। कला और बूढ़ा चांद, यानी कला और बूढ़ा चांद जो कृति की थी, और 1961 में पुरस्कार मिला था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 59, पंत जी की कौन कौन कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? ये पूछा जा रहा है। तो पहला आप बताएंगे मौन नियंत्रण, दूसरा है प्रथम रश्मि, और तीसरा है यह धरती कितना देती है। यानी 3 कविताएं आपके कोर्स में इसके पश्चात अगला क्वेश्चन किया जा रहा है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 60, पंत जी का कौन सा महाकाव्य लोक जीवन का महाकाव्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें लोकायतन महाकाव्य, इसका नाम क्या है? लोकायतन महाकाव्य, जो कि 1964 में प्रकाशित हुआ है। ये पंत जी का एक ऐसा महाकाव्य है जो लोक जीवन का महाकाव्य माना गया है, इसको लोकायतन महाकाव्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन 61, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राय क्वेश्चन टेट सुपर टेट के लिए मित्रों, और पीजीटी टीजीटी के जो हिंदी के लिए जो एग्जाम देते हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए मित्रों, सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट उसमें मिल रहे हैं। पूरी तरह से आप इसको समझेंगे, हर एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो आधुनिक युग की मीरा कहा गया, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा गया है मित्रों। नहीं आप कंफ्यूज हो जाइए, मीरा का ही नाम लिख दीजिए तो गलत हो जाएगा। तो आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा जी को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 62, अज्ञेय को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आंगन के पार द्वार कृति की थी, उन्होंने लिखा थी, रचना की थी। इसी पर इनको 1962 में जो है ये साहित्य अकादमी का
पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसे आपको नहीं बोलना है। 63 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अज्ञेय को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसमें आप देखेंगे कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार ये रचना की थी। इस कृति पर सन 1978 ईस्वी में इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अज्ञेय जी को। मित्रों, अगला क्वेश्चन आप समझेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अज्ञेय की 5 प्रयोगवादी रचनाओं को बताइए। जो 5 प्रयोगवादी रचना इन्होंने किया अज्ञेय जी ने, उसको आपको बता देना है। तो इसमें प्रथम है इत्यलम, इसको क्या नाम है? इत्यलम। दूसरा है हरी घास पर क्षण भर, और तीसरा है बावरा अहेरी, और चौथा है आंगन के पार द्वार। ये, और 5वां पॉइंट है कितनी नावों में कितनी बार। ये रचना की थी अज्ञेय जी की। 5 प्रयोगवादी जो रचनाएं थी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नहीं भूलना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, अज्ञेय जी की उस रचना का नाम बताइए जिस पर उन्होंने काव्य और उपन्यास दोनों लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रायः कभी नहीं देखा जाता है मित्रों, लेकिन अज्ञेय जी ने ऐसी रचना लिखी जिसमें कि काव्य और उपन्यास दोनों ही लिखे गए। काव्य के रूप में उसमें काव्य भी मिल रहा है, उपन्यास भी मिल रहा है। तो उसका नाम क्या है? नदी के द्वीप। नदी के द्वीप, इस रचना को इन्होंने किया था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, नदी के द्वीप कविता में नदी किसका प्रतीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, समाज अथवा सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक, यानी समाज अथवा सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक माना गया है किसको? नदी। नदी को यहाँ पर, तो नदी के द्वीप कविता में नदी किसका प्रतीक है? क्वेश्चन किया जाए तो आप बताएंगे समाज अथवा सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए, अगला क्वेश्चन है 67, अज्ञेय जी द्वारा वत्सल निधि की स्थापना कैसे की गई? वत्सल निधि की स्थापना तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से मिली धनराशि के द्वारा, यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार में अज्ञेय जी को कुछ धनराशि पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुई थी। तो उसी धनराशि को लेकर के अज्ञेय जी ने वत्सल निधि की स्थापना की थी। एक वत्सल निधि की स्थापना कर दी थी जो कि सभी जनहित के लिए हुआ था। मित्रों, अगला देखेंगे 68 में, मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुक्तिबोध का जन्म सन 1917 में ग्वालियर में हुआ था। स्थान है ग्वालियर, और 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। तो इन मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है, यह आपको नहीं बोलना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 70, मुक्तिबोध के काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। 2 विशेषताएं पूछी जा रही है मुक्तिबोध के काव्य की। तो पहला है मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित, और दूसरा है आत्मसंघर्ष की भावना का से प्रेरित। तो ये आपको का चित्रण, आत्मसंघर्ष की भावना का चित्रण, तो 2 विशेषताएं आपको मुक्तिबोध के काव्य के रूप में आपको मिलेंगी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 में, मुक्तिबोध की कौन सी कविता पाठ्यक्रम में आपके है? अर्थात आपके पाठ्यक्रम में मुक्तिबोध की कौन सी कविता है? तो आपको बताना है विचार आते हैं, भूल गलती। ये 2 रचनाएं, विचार आते हैं और दूसरा भूल गलती। अगला क्वेश्चन है 72, नागार्जुन का पूरा नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागार्जुन का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन है, यानी वैद्यनाथ मिश्र, उसके पश्चात उपनाम के रूप में नागार्जुन जोड़ा गया इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73, नागार्जुन की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में है? तो इसमें आपको बताना है अकाल और उसके बाद, और दूसरा बादल को घिरते देखा। 2 रचनाएं इन्होंने नागार्जुन ने की है जो कि आपके पाठ्यक्रम में है BA फर्स्ट सेमेस्टर में मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 74, नागार्जुन के कविता संग्रहों के नाम बताइए। नागार्जुन के कविता संग्रह के नाम बताना है। तो पहला इसमें है युगधारा, दूसरा है सतरंगे पंखों वाली, और तीसरा है प्यासी पथराई आंखें। और इसके पश्चात जो भी रचनाएं हैं उनको मैं विशेष रूप से आपको दे रहा हूं। प्यासी पथराई आंखें, फिर तालाब की मछलियां, चंदना और खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों के कोरस, हजार हजार बाहों वाली। फिर इसके पश्चात जो है पका है ये कटहल, अपने खेत में
मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो इस तरह से इनकी रचनाएं हुई हैं, जिसको कि आपको पूरी तरह से लिखना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। डॉक्टर धर्मवीर भारती के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। जो निबंध लिखा है उन्होंने, उसके संग्रह को बता देना है। तो इसमें दो आपको लिखने हैं, कहानी, कहनी अनकहनी। ये पहला पॉइंट क्या है, कहानी अनकहनी, और दूसरा है ठेले पर हिमालय, और तीसरा है पश्यंती। यानी 3 कहानियों को आपको लिखना है कहानी संग्रह, निबंध संग्रह के रूप में। तो निबंध संग्रहों के नाम जब पूछे जाएंगे तो आपको 3 निबंध लिख देने हैं। इसके पश्चात आप 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। 76 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डॉक्टर धर्मवीर भारती के सभी काव्य संग्रहों के नाम बताइए। जो भी काव्य संग्रह किया है उसके नाम बताना है। तो पहला पॉइंट इसमें है ठंडा लोहा, दूसरा है अंधा युग, तीसरा है कनुप्रिया, और चौथा है 7 गीत वर्ष। अगला क्वेश्चन 77 देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन में डॉक्टर धर्मवीर भारती के कहानी संग्रहों के नाम बताइए। तो चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, और तीसरा है मुर्दों का गांव। तो ये 3 रचनाएं इन्होंने लिखी थी, जो कि कहानी संग्रह के रूप में जाना जाता है मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 78, धर्मवीर भारती की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में है। ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रायः BA सेमेस्टर से इस कोर्स से संबंधित क्वेश्चन किए जाएंगे कि आपके कोर्स में कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इसमें पहला है बोआई का गीत, और दूसरा है कविता की मौत। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। इसमें पूछा जा रहा है, धूमिल का पूरा नाम बताइए। धूमिल का पूरा नाम के विषय में पूछा जा रहा है। तो इनका धूमिल का पूरा नाम है सुदामा प्रसाद पांडे, धूमिल उपनाम। तो सुदामा प्रसाद पांडे आपको नहीं भूलना। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका है, धूमिल का जन्म कब और कहाँ हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें बताएंगे आप 9 नवंबर सन 1936 ईस्वी को वाराणसी के खेवली, यानी खेवली पांडेपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था, जिसको खेवली पांडेपुर के नाम से जाना जाता था। और कब, 9 नवंबर सन 1936 ईस्वी में। तो पूरी ही तरह से आप क्वेश्चंस को पढ़ करके उसके आंसर को देने का प्रयास करेंगे मित्रों। सारे आंसर्स को मैंने डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। दीज 18 टाइप क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो मैं चाहूँगा कि इन क्वेश्चनों को पूरी तरह से आप पढ़ेंगे और लर्न करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं, और प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।